हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं मनीष कुमार सिंह इस क्लास लिव ऑनलाइन पहल में। ठीक है, तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने राज्य व्यवस्था की शुरुआत किया था और पहले सेक्टर में हमने भारत के संवैधानिक विकास का पहला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, पहला चैप्टर कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था? 1773 से 1857 तक का। ठीक है, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगाए 1853 के चार्टर एक्ट तक का सारा इतिहास हमने जाना, किस तरह से धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। ठीक है, इस सारी प्रक्रिया को हमने बारी बारी से समझा था। उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक, तो इस प्रक्रिया में हमने पहले चरण को तो पार कर लिया था। हमने बात की थी कि अगली क्लास में हम इसके अगले चरण की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, जिसमें वो हिस्सा पढ़ेंगे जब भारत में ताज के शासन की क्या हो जा रही है, शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? ताज के शासन की शुरुआत। ताज का शासन, ताज मतलब क्या? क्राउन, यानी कि महारानी। ठीक है, उसमें महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, ताज का शासन। ठीक, कब से कब? 1857 से 1947। ठीक, ये हिस्सा जो हम पढ़ेंगे ताज के शासन से संबंधित पढ़ेंगे, किस तरह से अब जो है सीधे ताज, अब कंपनी कोई बीच का माध्यम नहीं रह गया, अब सीधे प्रभाव में कौन आ गया? ताज, यानी कि ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया। ठीक, तो ये अभी इस बारे में जाने क्यों इसकी जरूरत पड़ी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, 1857 की क्रांति कई सारे कारण रहे। 57 की क्रांति हुई, जगह जगह पूरे उत्तर भारत में आंदोलन हो गए। ठीक है, चाहे कानपुर का विद्रोह हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे इलाहाबाद का, फैजाबाद का, एक बुंदेलखंड का, दिल्ली का, मेरठ का, इस तरह से संपूर्ण उत्तर भारत में विद्रोह ने अपनी रफ्तार पकड़ी और इसमें अंग्रेजों की भी भारी क्षति हुई। भले ही वे जीत गए, इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा लिया, लेकिन क्षति तो उनकी भी हुई। जब ये सारी बातें इंग्लैंड की संसद को, इंग्लैंड की महारानी को पता चली, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब कंपनी जो है अब वह शासन करने के लिए उचित नहीं है, तो क्यों ना मैं सीधे ही शासन व्यवस्था में अब सामने आ जाऊं। ठीक है, तो इस तरह से भारत में ताज के शासन की शुरुआत होती है और पहला जो अधिनियम संवैधानिक विकास के तहत बनता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, अब बात करिए अगर 1858 के भारत सरकार अधिनियम की, तो ध्यान दें इस अधिनियम को बनाने का जो शुरुआत किया था तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने। किसने? लॉर्ड पामस्टन ने। ठीक है, इन्होंने सोचा जो कंपनी के शासन के दोष है उसको दूर करते हुए इस अधिनियम का हम निर्माण करेंगे। कौन? तत्कालीन ब्रिटिश पीएम लॉर्ड पामस्टन ने 12 फरवरी 1858 को उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया, परंतु किसी कारणवश इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक, इन्हें त्याग पर देना पड़ा। तब जो है अगले प्रधानमंत्री बने लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी, और डर्बी साहब ने, ठीक है, डर्बी साहब ने 2 अगस्त 1858 को इस भारत सरकार अधिनियम 1858 की रूपरेखा प्रस्तुत किया। ठीक है, कब किया? 2 अगस्त 1858 को। ठीक है, किसने किया? लॉर्ड डर्बी ने। कौन थे लॉर्ड डर्बी? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। किसके स्थान पर बने थे? पामस्टन के स्थान पर। ठीक है, ध्यान दें 57 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन थे। सॉरी। ठीक है, तो खैर ये 2 अगस्त 1858 को ये भारत सरकार अधिनियम जो है पारित हो गया। ठीक, अब इस अधिनियम में क्या क्या चीजें मुख्य रहीं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये 1858 का अधिनियम किस तरह से हमारे लिए उपयोगी रहा, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, भारत से
कंपनी का शासन समाप्त, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो क्या लिख दें, कंपनी का शासन समाप्त, कंपनी का शासन समाप्त। ठीक है, तो किसके शासन की शुरुआत, ताज के शासन की शुरुआत, ताज का शासन प्रारंभ। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त और किसका शासन शुरू हो गया, ताज का। ताज मतलब क्या है, महारानी से है। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी से। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक, गवर्नर जनरल का पद समाप्त, गवर्नर जनरल पद समाप्त। अब उसके जगह पर क्या आ गया, वायसराय। ठीक, वायसराय की शुरुआत, वायसराय पद प्रारंभ। ठीक है, वायसराय पद प्रारंभ। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्लियर। ठीक, अगला क्या है, ठीक है, गवर्नर जनरल का पद हो गया समाप्त, वायसराय के पद की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ठीक, एक नया पद भारत सचिव। ठीक है, एक नए पद की शुरुआत की गई जिसका नाम क्या रखा गया, भारत सचिव। देखिए, भारत सचिव का क्या कार्य था, यानी इंडियन सेक्रेटरी, इंडिया सेक्रेटरी, इसका कार्य क्या था। ठीक, भारत सचिव जो था, ठीक, इस वायसराय और इस ताज यानी कि महारानी के बीच का एक कड़ी था। ठीक है, यानी कि वायसराय और ताज को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा था, भारत सचिव करता था। ठीक है, भारत मंत्री कह लिया जाए, भारत सचिव कह लिया जाए। ठीक है, ये एक नया पद बना जो कि अब जो है वायसराय और ताज को जोड़ने का कार्य कड़ी के रूप में कौन, एक नया पद क्या शुरू हुआ, भारत सचिव। ठीक है, और पहला भारत सचिव किसे बनाया गया था, लॉर्ड स्टैनली को। ठीक है, नियंत्रक बोर्ड और नियंत्रक मंडल जो था उसको समाप्त करके एक नया पद क्या बना, भारत सचिव, और पहला भारत सचिव कौन बने, लॉर्ड स्टैनली बने थे। कौन बना था, लॉर्ड स्टैनली बने थे। ठीक है, भारत सचिव का एक बोर्ड भी बनाया गया जिसमें 15, जो कि एक कैसा था, 15 सदस्यीय भारत परिषद के नाम से, 15 सदस्यीय भारत परिषद के नाम से। ठीक है, तो 58 के अधिनियम में कुछ प्रमुख बातें क्या रही, कंपनी का शासन समाप्त, ताज के शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद शुरू किया गया और पहला वायसराय कौन रहा, लॉर्ड कैनिंग साहब रहे। ठीक है, ठीक, नियंत्रक बोर्ड नियंत्रक मंडल और नियंत्रक बोर्ड समाप्त करके एक नया पद बनाया गया, क्या, भारत सचिव, और पहला भारत सचिव कौन हुए, लॉर्ड स्टैनली हुए। ठीक, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की भी क्या हुई, शुरुआत हो गई। ठीक है, कितने सदस्यीय, 15 सदस्यीय भारत परिषद की शुरुआत हो गई। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, 58 के अधिनियम में ही एक ये भी रहा कि महारानी विक्टोरिया का एक पत्र भेजा गया भारत की जनता के लिए, जो कि यानी कि महारानी का पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के भव्य दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, महारानी ने भारतीय जनता के नाम से एक पत्र भी लिखा जो कब पढ़ा गया, 1 नवंबर 1858 को। कब,
ठीक, कहां पर? इलाहाबाद के भव्य दरबार में। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग साहब ने पढ़ा था। ठीक है, अब इस पत्र की बात करें तो इस पत्र की पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन ये थी कि मैं महारानी विक्टोरिया भारत के महान जनता की सेविका हूं। ठीक है, जब ये लाइन पढ़ी गई तो वहां उपस्थित सभी सदस्य जो भी भारतीय थे वे सब खुश हो गए। ठीक है, उन्हें लगा कि अब जैसे इंग्लैंड की जनता महारानी के लिए है वैसे ही भारत की जनता भी किसके लिए है? महारानी के लिए। अर्थात इंग्लैंड की जनता और भारत की जनता में अब कोई फर्क नहीं रह गया है, दोनों क्या है? समान है। हालांकि आपको भी पता है, हम सबको पता है, ये तो मात्र एक दिखावा या छलावा था जिससे कि जो विद्रोह पनप रहा था वो विद्रोह धीरे धीरे क्या हो सके? शांत हो सके। कुछ सुधारों का लालच देकर कि ऐसे विद्रोहों को दबाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से 58 का भारत सरकार अधिनियम कुछ प्रमुख तथ्यों को समाहित करता था जिसमें ये सारे तथ्य रहे। ठीक है, ठीक, चलिए, ठीक, तो ये रहा हमारा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 58 का भारत सरकार अधिनियम हो गया। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। तो अगला क्या है हमारा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें 20-20 साल पर चार्टर एक्ट आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो है कोई बिचौलिया तो है नहीं, अर्थात कोई बीच का रास्ता तो है नहीं। अब सीधे शासन कौन कर रहा है? ताज कर रहा है। तो उसे जब आवश्यकता होगी तब वो अधिनियम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 58 के बाद अगला अधिनियम कब बना? 1861 में। ठीक है, अब यह अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम है। कुछ विशेष बदलाव किए गए। पहला बदलाव यह किया गया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में, ठीक, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक है, भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक, अंग्रेजी सरकार लॉर्ड कैनिंग साहब ने सोचा कि कैसे धीरे धीरे भारतीयों के अंदर का ये जो विद्रोह है उसे समाप्त करने का सही माध्यम यही है कि हम भारतीयों को भी शासन में क्या बनाएं? हिस्सेदारी दें। ठीक है, तो इसीलिए कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया और 3 भारतीय शामिल हुए। और वे कौन कौन है? एक तो रहे पटियाला के राजा साहब। कौन? पटियाला के राजा। दूसरे रहे बनारस के राजा। ठीक, दूसरे कौन रहे? बनारस के राजा। और तीसरे रहे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव। ठीक, 3 भारतीय शामिल हुए, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव शामिल हुए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? ठीक, शासन में भागीदारी देने के लिए पहली बार भारत में मंत्रिमंडलीय व विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, क्या किया गया? मंत्रिमंडलीय व विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। कब? ठीक, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मंत्रिमंडलीय व विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या रहा? ठीक, भारतीयों को परिषद में बैठने का अधिकार मिल गया। भारतीयों को परिषद में बैठने का अधिकार।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सिर्फ बैठने का मिला था, ना बहस करने का और ना ही सवाल करने का, ना प्रश्न पूछने का, ना बहस करने का, ना मत देने का। सिर्फ किसका अधिकार मिला? ठीक, परिषद में बैठने का, कि आप आइए परिषद में बैठिए, कोई सवाल जवाब नहीं करना, बस देखिए किस प्रकार ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तथ्य रहे हमारे किसके, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के। ध्यान दीजिए, हम जरूरी चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, तो सभी अधिनियम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो फैक्ट हमारे लिए काम आ सकते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में आपने जाना कि 3 भारतीय शामिल किए गए, कौन कौन? पटियाला के राजा साहब, बनारस के राजा साहब और सर दिनकर राव जी। ठीक है, मंत्रिमंडलीय और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। भारतीयों को परिषद में बैठने का अधिकार मिल गया, भारतीयों को परिषद में बैठने का अधिकार मिल गया। ठीक है, वैसे एक पॉइंट और भी है, अगर जानना चाहें तो ये जान लें कि अध्यादेश यानी गवर्नर जनरल यानी वायसराय को अध्यादेश निकालने का भी, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। संकटकालीन दशा में बिना विधान परिषद के अनुमति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ध्यान से सुने, संकटकालीन परिस्थिति में बिना विधान परिषद की अनुमति में वायसराय चाहे तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, वायसराय चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ प्रमुख तथ्य रहा किसका? ठीक, 1861 के भारत परिषद अधिनियम का। ठीक है, चलिए इसे रब कर देते हैं। ठीक, नोट करते चलना है, पॉज करके नोट करिए, उसे आगे बढ़िए इस तरह से। ठीक है, तो हमने 2 पढ़ लिया, क्या क्या? 1858 का अधिनियम और दूसरा क्या? 1861 का। ठीक, अगला क्या है? 1892 का, 31 साल बाद आएगा अगला अधिनियम। कब? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1891 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, 92 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अब 61 से अगर 92 तक की बात करें तो इस बीच कुछ प्रमुख बदलाव भी हुए, जैसे कि कुछ ऐसे वायसराय गवर्नर जनरल आए जिन्होंने बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। उनमें 2 लोग प्रमुख रहे, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। ठीक है, लिटन ने कुछ दमनकारी कानून बनाए तो रिपन ने कुछ सुधारात्मक कानून बनाए। ठीक है, दोनों ने कार्य किए। ऐसे में अगला गवर्नर जनरल जब लॉर्ड डफरिन बनकर आए तो डफरिन साहब ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के आधार पर कांग्रेस की स्थापना भी करवा दी। कांग्रेस ने धीरे धीरे अपनी मांगों को बढ़ाना शुरू किया और उन मांगों के फलस्वरूप ही 1892 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या रहे? तो पहला तो ये किया गया कि परिषद के भारतीय सदस्यों की, ठीक है, जो परिषद था, परिषद के भारतीय सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। ठीक है, परिषद के भारतीय सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। क्या वृद्धि कर दी गई? वृद्धि बस यही रही कि जो सदस्य अभी तक सिर्फ बैठने का अधिकार पाते थे, उन्हें अब ठीक बहस करने का, यानी कि बजट पर बहस करने का उन्हें क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। ठीक, साथ साथ यानी प्रश्न पूछने का क्या मिल रहा है? अधिकार। लेकिन अनुपूरक प्रश्न अभी भी नहीं पूछ सकते थे। ठीक, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार मिले। क्या मिल गया? प्रश्न पूछने का अधिकार। ठीक, प्रश्न पूछने का अधिकार। ठीक है, तो ये बदलाव किया गया। और क्या रहा इसमें 92 में अगली और महत्वपूर्ण चीज ये रही कि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए
सीमित तौर पर चुनाव जैसी प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत। ठीक, निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत। लेकिन ध्यान देंगे इस अधिनियम में कहीं पर भी चुनाव या निर्वाचन शब्द नहीं आया था। ठीक है, हम जान रहे हैं, ठीक है, कि एक निर्वाचन व्यवस्था हुई जो कि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित तौर पर चुनाव जैसी प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु पूरे अधिनियम में कहीं पर भी चुनाव या निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, पूरे उसमें कहीं पर भी निर्वाचन या चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, तो ये बात रही निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत। अगला क्या रहा? भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली की शुरुआत। किस तरह से संसदीय व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था की शुरुआत कब हो रही थी? 1892। हालांकि ये मत कहिए कि द्विसदनीय हो गया, द्विसदनीय आगे जानेंगे अभी कब होगा, लेकिन उस प्रकार की एक व्यवस्था की शुरुआत हुई जो कि किसका हिस्सा रहा? 1892 के भारत परिषद अधिनियम का। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। ठीक, तो हमने 3 अधिनियमों को जाना, ठीक, जो कि 1900 के पहले के कौन कौन? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, दूसरा क्या रहा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और तीसरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, तो ये सारी घटनाएं सन 1900 के पहले की बात हो गई। 1900 के बाद के क्रम में, 1900 के बाद के क्रम में, ठीक, हम अब जानते हैं, ठीक, एक महत्वपूर्ण अधिनियम 1909 का अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे ही हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, एक भारत सचिव और जो गवर्नर जनरल, दोनों के नामों से मिलकर बना है क्या? मार्ले उसमें भारत सचिव थे, मिंटो क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। इन दोनों ने मिलकर मार्ले मिंटो सुधार की प्रक्रिया। अब इस अधिनियम के आने की वजह क्या रही उसको जानते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के आने की वजह क्या रही उसे समझते हैं। ठीक है, अब 92 का अधिनियम तक तो आपने जान लिया। एक कांग्रेस जो है एक अनुनय विनय की राजनीति से धीरे धीरे जो है अपनी पहचान बना रही थी और अपनी मांगे रख रही थी। ठीक है, अंग्रेजों को कोई ज्यादा समस्या नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस में ही एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिसे लग रहा था कि ये अनुनय विनय से अब काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब इस अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा, अब जो है हमें प्रतीकात्मक विरोध करना होगा, यानी सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना होगा। देखिए, हिंसा की बात अभी कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, और वो लोग कौन थे आप जानते होंगे, एक तिकड़ी के नाम से लाल, बाल और पाल की। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नेता कुछ ऐसे रहे जिन्होंने माना कि कांग्रेस जिस नीति पर चल रही है वो नीति हमारे लिए उचित नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने अपने प्रयासों से एक धीरे धीरे मुहिम शुरू किया, किस तरह से ये प्रतीकात्मक विरोध को और आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे पत्र निकाले, आयोजन किए, जैसे कि आप जानते होंगे शिवाजी महोत्सव और गणेशोत्सव की शुरुआत किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। उनके लेखों से प्रभावित होकर अब लेकिन क्रांतिकारी घटनाएं भी शुरू हुई और इसी के तहत पहली बार एक क्रांतिकारी घटना के रूप में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड साहब की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई।
अब तो ये शुरुआत ही हो गया, धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहा था। महाराष्ट्र से शुरू हुआ और बंगाल में पहुंच गया, जो उस समय क्रांतिकारी कार्यों का सबसे बड़ा केंद्र था, क्या, बंगाल। और इसी बीच भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया, लॉर्ड कर्जन। कर्जन साहब ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जो कि इन क्रांतिकारियों और भारतीयों को पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही साथ उन्होंने भारतीयों के बीच तोड़ने का कार्य किया, उनके बीच फूट डालने का भी कार्य किया। और उन्होंने जब देखा कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग धर्म होके भी एक साथ रह रहे हैं, एक साथ क्रांति में भाग ले रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें जो है अलग किया जाए। और इन्हें अलग करने का सबसे वाजिब तरीका क्या था, बंगाल विभाजन, धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में किया गया। ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद से सिख आंदोलन शुरू हुआ, क्या, स्वदेशी आंदोलन। इसने जो है भारतीय क्षेत्रों में अपनी इतनी पहचान बनाई, इतनी पैठ बनाई कि धीरे धीरे अब हिंसक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी थी। हिंसक गतिविधियां शुरू हुई तब अंग्रेजों को लगने लगा कि कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जाए। तब जो है मार्ले और मिंटो ने भारत परिषद अधिनियम लाया, जिसकी सबसे प्रमुख बात क्या रही, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ठीक, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या था, किसके लिए था, तो पहले जान लें। सिर्फ यह मुस्लिमों के लिए था। किसके लिए था, मुस्लिमों के लिए था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए व्यवस्था। ठीक है, अब जानते हैं कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या थी। अब यह व्यवस्था कुछ इस तरह थी कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और सिर्फ वही वोट डालेगा। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस व्यवस्था से हिंदुओं और अन्य धर्मों के व्यक्तियों के मन में मुस्लिमों के लिए घृणा पैदा हो, नफरत पैदा हो, जिसका फायदा कौन उठाएगा, अंग्रेज उठाएंगे। इसीलिए इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। ठीक है, इस अधिनियम को क्या कहते हैं, फूट डालो और राज करो। क्योंकि आप जानते हैं भारत बहुल धर्मों का देश है, यहाँ बहुत सारे धर्म हैं। कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं हो सकता है भारत में जहां कहा जाए कि पूर्ण रूप से मुस्लिम है या पूर्ण रूप से हिंदू है। कुछ न कुछ सभी धर्मों के लोग हैं। तो ऐसे में इस व्यवस्था ने, ठीक, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, जो कि दो प्रमुख धर्म भारत के हैं, ठीक, इनके बीच एक खाई पैदा कर दी। यानी अंग्रेजों ने जो चाल चली वो चाल सफल हो गई। ठीक, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, जो किसके लिए शुरू किया गया, मुस्लिमों के लिए कहा गया कि जिन क्षेत्रों में, ठीक, ये मुस्लिम बहुल आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर सिर्फ यही वोट डालेंगे और साथ ही साथ सिर्फ जो है, ठीक, यही वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। इससे दूसरे धर्मों के लोगों के मन में इनके प्रति नफरत पैदा हो गई और साथ ही साथ मुस्लिमों को ये लगने लगा कि हमारा जो विकास है कभी हिंदुओं के साथ नहीं हो सकता, कभी अन्य धर्मों के साथ नहीं हो सकता, हमें अकेले चलना होगा। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत इस अधिनियम में एक बदलाव और भी किया गया कि वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। ठीक है, भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। ठीक, जहां भारत परिषद में दो भारतीय, ठीक है, कौन कौन, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी।
ठीक है, पहला नाम क्या है, ठीक, परिषद में 2 भारतीय, ठीक, कौन कौन, केसी गुप्ता सैयद और सैयद हुसैन बिलग्रामी, तथा वायसराय की कार्यकारिणी में, तथा वायसराय की कार्यकारिणी में, ठीक, एक भारतीय कौन, एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा को, ठीक। तो ये बात किसकी हो गई, भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम, ठीक, क्या कहते हैं, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इस अधिनियम के बारे में खुद मार्ले ने भी कहा था, ठीक है, कि हम नाक के दांत के बीज बो रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि यह अधिनियम, ये व्यवस्था एक ऐसी शुरुआत करेगा जिसे खत्म करना कभी संभव नहीं हो। और देखिए आज तक भी ये खाई एक दूसरे में यानी कि पट नहीं पाई, जिसका परिणाम भी रहा कि भारत में, ठीक, भारत 2 भागों में बट गया, एक मुस्लिम बहुलाबादी वाला देश पाकिस्तान बना तथा हिंदू बहुलाबादी वाला देश भारत बना, ठीक है। किसकी वजह से, इस 1909 के अधिनियम की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ठीक। चलिए अब अगला है क्या हमारा, अगला 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ध्यान दें इसे हम कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें 1919 के भारत सरकार अधिनियम, तो यहां से कहा जा सकता है कि सुधारों की एक प्रक्रिया शुरू हुई इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम से। बहुत सारे बदलाव किए गए, ठीक है, बहुत सारे बदलाव किए गए, ठीक। इसी के तहत जो है भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द की शुरुआत आई, उत्तरदायी शासन, यानी कि अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की कि धीरे धीरे इस उत्तरदायित्व को सौंपा जाए, ठीक है। इसीलिए एक शब्द क्या आया, उत्तरदायी शासन शब्द आया, ठीक, क्या आया, उत्तरदायी शासन शब्द आया, ठीक है। अगला क्या रहा, अगला है द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है। जो आज हमारे यहां 2 सदन हैं संसद के, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुआ था, ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुआ था। तो द्विसदनीय व्यवस्था के तहत जो अभी तक विधान परिषद था, जो अभी तक क्या था, विधान परिषद था, वो 2 भागों में बट गया। एक कहलाया राज्य परिषद, जैसे कि आज का क्या है, राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं उच्च सदन, ठीक है। एक कहलाया क्या, राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन, तो दूसरा क्या कहलाया, विधानसभा, दूसरा क्या कहलाया, विधानसभा, जिसे हम क्या कहते हैं, निम्न सदन, ठीक है, जो कि आज के लोकसभा जैसा है, ठीक है। तो इस द्विसदनीय व्यवस्था की क्या की कर दी गई, शुरुआत किया गया। एक कहलाया क्या, राज्य परिषद, और एक कहलाया क्या, विधानसभा, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदनों की क्या की गई, शुरुआत किया गया। उच्च सदन और निम्न सदनों की शुरुआत किया गया, ठीक है। अगर सदस्यों की भी बात कर लें तो राज्यसभा में, ठीक, राज्यसभा में जो है, ठीक, 60 सदस्य
और विधानसभा में 145 सदस्य। ठीक, चले, ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। ठीक, रब कर दें इसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत भी देख लिया हमने। अब जानते हैं अगला क्या रहा। ठीक है, अगला है द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, द्वैध शासन की अगर बात करेंगे हम, ठीक, द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में किया गया। कहां पर? प्रांतों में। ठीक है, द्वैध शासन कहां लगाया गया? प्रांतों में। देखिए, द्वैध शासन जो की जनक माना जाता है लियोनल कार्टिस को। लियोनल कार्टिस को, जबकि भारत में सबसे पहले किसने लगाया था? लॉर्ड क्लाइव ने, बंगाल में। ठीक है, आपको याद होगा एक 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, जबकि अन्य अधिकार राजाओं के पास बने रहे थे। ठीक है, तो भारत में शुरुआत किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने, जबकि जनक कौन है? लियोनल कार्टिस, जिनकी किताब थी हायरकी। उसी में सबसे पहले जो है इसकी बात की गई, किसकी? द्वैध शासन की। अब क्या था द्वैध शासन, समझते हैं जरा। द्वैध शासन ये समझिए, क्षेत्र एक ही है लेकिन शासन करने वाला दो है। क्षेत्र एक ही है लेकिन शासन करने वाला दो है। ठीक है, तो यहां पर जो है, ठीक, दो तरह के विषय प्रांतीय तौर पे बनाए गए, हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। ठीक है, एक विषय कौन रहा? हस्तांतरित, और दूसरा कौन सा रहा? आरक्षित। ठीक है, तो हस्तांतरित विषयों पर, ठीक, गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय जो था, गवर्नर जनरल, ठीक है, कानून बना सकता था, जबकि आरक्षित विषयों पर विधान परिषद। ठीक है, कौन बना सकता था? विधान परिषद। ठीक है, दो तरह के विषय, कुछ विषय हस्तांतरित, गवर्नर जनरल यानी क्षेत्र एक ही है लेकिन कानून बनाने वाली शक्तियां कितनी हैं? दो हैं। क्षेत्र एक ही है लेकिन कानून बनाने वाली शक्तियां दो, तो उसी तरह विषयों को बांटा गया। एक विषय क्या कहलाए? हस्तांतरित, और दूसरे क्या कहलाए? आरक्षित विषय कहलाए। ठीक है, तो खैर ये बात रही हमारी द्वैध शासन, जो कि कहां पर लगा? प्रांतों में लगा। कहां पर लग रहा है? प्रांतों में लग रहा है। ठीक है, और क्या बदलाव हो रहे हैं? और बदलाव ये हुआ, ठीक है, कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, जिसमें जो है महिलाओं को भी, ठीक है, महिलाओं को भी वोट डालने का यानी मताधिकार की क्या हो गई? हालांकि ये मताधिकार सबको नहीं मिला था। कर, शिक्षा व संपत्ति, ठीक है, मात्र इन तीन आधारों पर ही यह अधिकार मिला था मताधिकार की, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत हो गई और साथ ही साथ महिलाओं को भी मिला। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत एक प्रमुख उपलब्धि रही किसकी? 1919 के इस भारत सरकार अधिनियम की। ठीक है, और क्या रहा? ठीक है, और क्या रहा? लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, कहा गया अब एक लोक सेवा आयोग होगी जो शासन के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। हालांकि इस संघ लोक सेवा आयोग जो कि दिल्ली में है, यूपीएससी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में,
वो बाद में 1924-25 के समय में क्या स्थापित हुआ, लेकिन इसकी प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1919। उसी तरह से CAG जो आज हम कहते हैं महालेखा परीक्षक, ठीक है, इसके भी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है किसके तहत किया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बदलाव एक और रह गया, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जो अभी तक पृथक निर्वाचन व्यवस्था सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, पृथक निर्वाचन व्यवस्था सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, वो जो है अब सिखों, ईसाइयों व अन्य छोटे धर्मों, अन्य कम संख्या वाले धर्मों के लिए भी शुरू हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये बातें रही 1919 के भारत सरकार अधिनियम की। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की ये कुछ प्रमुख बातें रही, ठीक, जो हमने आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए, खैर ये रहा हमारा क्या हो गया 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया कि 10 साल के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो यह जांचेगा कि भारत की शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किया जा सकता है या ऐसी कोई भी प्रक्रिया। वही आयोग आगे चलकर गठित होगा जो अपने 10 वर्ष से थोड़ा पहले हो जा रहा था, ठीक, हो जाएगा, ठीक। वो क्या कहलाएगा? साइमन आयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइमन आयोग, ठीक है। चलिए, खैर ये हो गया 1919 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए अगला देखते हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1919 में जो अधिनियम आया उसके बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन घटना हुई, साइमन आयोग का विरोध हुआ, ठीक, दांडी यात्रा की गई, ऐसे कई सारे प्रयास करके अंग्रेजों पर दबाव डाला गया कि आप जो है भारत में एक निश्चित संविधान प्रक्रिया की क्या करें, शुरुआत करें, अपना संविधान बनाने की कुछ बातों को कहा गया। लेकिन अंग्रेजों ने, ठीक है, उन्हीं बातों को कुछ अमल में लाते हुए, ठीक, भारत सरकार अधिनियम, ठीक, 1935 की क्या किया, 1935 का निर्माण किया, जो आज के भी हमारे संविधान का एक मूल आधार है, ठीक है, एक मूल आधार है। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, ठीक है, 14 भाग, 10 अनुसूचियां थी, ठीक है, 321 अनुच्छेद, 14 भाग व 10 अनुसूचियां, किसमें? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, ठीक है, जो आज के हमारे संविधान का मूल आधार है, ठीक है। तो कुछ प्रमुख बदलाव में क्या जानते हैं हम? पहला कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, अब कहां शुरू हो गया? केंद्र में लागू, यानी केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक, प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन लागू, ठीक है। चलिए अगला क्या किया गया? भारत संघ की स्थापना, ठीक, एक ऐसे संघ बनाने की बात की गई जिसमें कि ब्रिटिश प्रांत, ठीक, अन्य प्रांत और रियासतों को भी शामिल किए जाने की बात रही। हालांकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो भारत संघ का निर्माण नहीं हो सका, भारत संघ का निर्माण नहीं हो सका, ठीक। अगला और क्या रहा? अगला ये है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, 3 तरह के विषय बनाए गए, ठीक है, माफ करिएगा, 2 तरह के विषय बनाए गए, ठीक, एक संघीय और दूसरा क्या?
प्रांतीय, ठीक, उनके आधार पर शक्तियों को बांटा गया और संघ सूची व राज्य सूची की बात की गई, जिस पर ये कानून बना सकते थे। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा भी इस 35 के अधिनियम का प्रमुख हिस्सा रहा। और क्या रहा? एक संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई। ठीक है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? दिल्ली में किया गया। ठीक, 35 के अधिनियम में और क्या रहा? ठीक, 35 के अधिनियम में अगर बात करें शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, कुछ नए प्रक्रिया के तहत आरबीआई की स्थापना, एक ऐसा बैंक की स्थापना की बात की गई जो सभी बैंकों का बैंक हो, अर्थात बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए एक बैंक का गठन किया गया। किसका? आरबीआई। ठीक है, जो कि तब जो है इंपीरियल था, बाद में क्या बन गया? इंडिया बन गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया क्या रही? इसमें शामिल रही, जिसमें और भी कई सारे प्रावधान रहे इस 1935 की भारत सरकार। इतना ज़्यादा रहा कि आज का संविधान का लगभग 60 से 70% हिस्सा किससे लिया गया है? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। किससे लिया गया है? 1937 के अधिनियम 35 के अधिनियम से लिया गया। ठीक है, ठीक, साथ ही साथ मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन ये विस्तार अभी भी जितना रहा वो कुल जनसंख्या का कितना था? 10% था। यानी जो कर, शिक्षा व संपत्ति पे हमने मताधिकार की बात की गई, उसमें थोड़ा और विस्तार किया गया, लेकिन अभी भी ये कुल कितना था? 10% था। ठीक, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद समाप्त। ठीक है, तो इस तरह से इस 35 के भारत सरकार अधिनियम के कुछ प्रमुख तथ्यों को हमने जाना। ठीक है, तो अब ध्यान दें, ठीक, संविधान निर्माण में अधिनियमों की बात करें तो यहां तक के अधिनियम उसमें प्रमुख रहे, जिनमें बारी बारी से हमने सबके बारे में जाना। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण अधिनियम जो संविधान बनाने में प्रक्रिया में शामिल है। अब जो आएगा, अब जो शामिल होगा वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएगा, जो सीधे तौर पर संविधान बनाने में काम आएगा। जैसे कि अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन। ठीक, और आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के बाद से ही भारत में संविधान सभा का गठन हो गया, और एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। ठीक है, तो बच्चों, तो ये हमने जाना संविधान निर्माण की प्रक्रिया को, जो अधिनियमों के तहत संवैधानिक विकास के रूप में आगे बढ़ती रही। ठीक है, किस तरह से कोई भी चीज जो हमारा संविधान बन गया है, ऐसा नहीं एक दिन का परिणाम नहीं, वो सालों का परिणाम है। उन सब से सबक लेते हुए हम आगे बढ़े और दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान का क्या किया? निर्माण किया। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास हम मिलेंगे तो हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, ठीक, अन्य परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, वीडियो चकबंदी लेखपाल व जूनियर असिस्टेंट जैसी, साथ ही साथ लोअर पीसीएस जैसी सभी परीक्षाएं तथा यूपी पीसीएस व अन्य स्टेट सिविल सर्विस के जीएस के अध्ययन के लिए हमसे जुड़े क्लास लिव सॉल्यूशंस पर, क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर। ठीक, जिसके माध्यम से हम और आप मिलकर इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक, देखिए इसके माध्यम से हम आप में अपनी पहुंच बना रहे हैं, जिससे कि आपके अध्ययन कक्ष को और बेहतर सुचारू रूप दिया जा सके।
हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करें और हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और अन्य चैनलों पर हमसे जुड़ें, ठीक, जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी का एक रूप आपको इसके माध्यम से देते रहेंगे।